टी से नेट तक आने का जो ये सफ़र है, इसमें ऐसे क्या पॉइंट्स थे कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं नेट तक शायद इसलिए पहुंची? क्लैरिटी इज़ द की। इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स तो आप क्वेश्चंस तक नहीं जा पाओगे। मुझे लगता है आपको एग्जाम में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। कछुए वाली चाल ही चलते रहना है, खरगोश तो रुक ही जाएगा एक टाइम बाद आके, एंड वो क्लियर नहीं कर पाएगा लाइन। गेम में ऐड आ रही है, मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर मेरे को पढ़ाई करनी अच्छी लग जाती है तो गेम पढ़ी रह जाती है और मैं पढ़ती रह जाती हूँ। जो आपको रोकने वाला है वो बना ही नहीं है, बिकॉज आप ही खुद को रोक सकते हैं। और अगर आप खुद को नहीं रोक रहे हैं, यू गोना रीच द माइलस्टोन्स, राइट? Hi everyone, today again we are here to celebrate the beautiful journey of one another promising, aspirant in beautiful soul here, Nikita. So Nikita, I guess मेरे शुरू करने से पहले एक तो आज आपका दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप बताइए अपने बारे में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. So stage is all yours. ओके, सो माय नेम इज़ निकिता मल्होत्रा। करंटली मैं अपनी मास्टर्स भी परस्यू कर रही हूँ इन फाइनेंस, and along with that I was preparing for UGC NET exam. For now it's been a 1 year I've been preparing for it. So this UGC NET December 2025 is my second attempt. In my first attempt in June 25 I qualified for the PhD only category, and this time I have been fortunate to crack the NET score this time. So I'm happy about it. So I think आप एकदम लेडर पे one step at a time चल रहे हैं. You have cracked PhD, then again you have come to NET, and hopefully with God's wishes you'll be attaining JRF next cycle. तो what are the important points? आपको क्या लगता है निकिता कि PhD से नेट तक आने का जो ये सफ़र है, इसमें ऐसे क्या पॉइंट्स थे कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं नेट तक शायद इसलिए पहुंची? So I think first point I would say is consistency, is that even if I was in my masters, so मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं time to time कोई भी टॉपिक हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी ज़्यादा वेटेज रहती है, मैं कोशिश करती थी कि मैं उनको टाइम दूँ ज़्यादा, एंड थोड़ी थोड़ी देरों में उन्हें रिवाइज़ करती रहूँ, उन्हें प्रैक्टिस करती रहूँ। एंड पेपर 1 में भी जैसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि DI, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, इन्हें मैं कोशिश करती थी कि वंस अ वीक, जैसे कि वीकेंड्स पर इन्हें कवर कर लो। एंड फॉर द पेपर 2 मैनेजमेंट पार्ट, फॉर एग्जांपल यूनिट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं कोशिश करती थी कि आफ्टर एवरी 5-10 days आई यूज टू मेक अ रिविजन ऑफ द नोट्स आई मेड। एंड another important factor is the booster course from the test book. It is not only a booster course in the name, but it actually boosts your score. So I think booster course as well, मतलब I had the chance of taking the booster course of yours. So थैंक यू सो मच फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एक और बात निकिता, आप मुझे बताइए कि पेपर 1 एंड पेपर 2, जैसे आप मास्टर्स में हैं एंड हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, एंड अगर आपके पास नोट्स हैं ब्यूटीफुली आप उस सब्जेक्ट को केटर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आती है विद पेपर 1, क्योंकि हमने पेपर 1 अभी तक पढ़ा नहीं है, हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो DI रीजनिंग से तो हमारा कोई नाता ही नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक दैट पेपर 1 में क्या स्ट्रैटेजी और क्या आपकी प्रॉब्लम्स रही, पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम लगी, एंड देन उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे ओवरकम किया? सो फॉर द पेपर 1, देयर वर मैनी टॉपिक्स जो मुझे बहुत नए लगते थी, जैसे कि मैम ने भी बताया। एंड फिर उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि इवन इफ मैं एंटायर यूनिट ना कवर करूं, एटलीस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर कवर कर लूं, बिकॉज मैं रेगुलर मास्टर्स में थी तो टाइम की भी थोड़ी लिमिटेशन रहती थी। बट यही है कि एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं आप उन पे भी अगर रेगुलरली एंड थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के फोकस करते हो, इवन इफ़ यू आर डूइंग फ्यू क्वेश्चंस अ डे ओनली और फ्यू क्वेश्चंस एट वीकेंड, आप कर सकते हो। बट हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ द की। इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स तो आप क्वेश्चंस तक नहीं जा पाओगे। एग्जैक्टली, क्योंकि पेपर 1 जो होता है दैट वुड बी योर गेम चेंजर। हमेशा पेपर 1 आपको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि पेपर 2 तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट पेपर 1 को छोड़ देते हैं ये सोच के कि छोटा है, कम मार्क्स का है,
बट इन दी एंड जो पेपर 1 आपको स्कोर करवा सकता है, क्योंकि वो इतना रिपीटेटिव इन नेचर होता है, उसमें शायद पेपर 2 में आप उतना केटर ना कर पाए। तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, व्हाट डू यू फील आप, क्योंकि आई थिंक आप फाइनेंस से कर रहे हैं, तो फाइनेंस वुड बी और अ फोर्टे, बट जबकि स्टूडेंट फाइनेंस से बहुत डरते हैं कि मैम कुछ भी करिए, यूनिट 4 एंड 5 करा दीजिए। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन थे, यूनिट कौन सी थी मैनेजमेंट में? Okay, so talking about paper 2 management, finance since it's my specialization, तो मैं उसके साथ ज़्यादा comfortable थी इन questions के साथ, but even then आजकल questions बहुत ज़्यादा application based हो गए हैं, so even if I knew the concepts, I had to बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्के करने पड़ते थे so that कि हाँ questions मैं attempt कर पाऊँ, and additionally marketing was also which I found relatively better to practice. And yes, so या मार्केटिंग का खास बात यह है कि मार्केटिंग आपका 1.5 यूनिट बनाते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो मार्केटिंग, HRM ये ऐसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। विच ऑफ द यूनिट की आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट में, आई जस्ट डू नॉट लाइक दिस यूनिट? okay, so starting with statistics is the first unit, which I feel is a bit much. Key management itself is a wide area, and additionally, there is this microeconomics. It is there in unit 1. Even if मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रही हूँ, टेक्स्ट बुक के साथ भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, बट इवन देन द क्वेश्चंस आर रियली ट्रिकी फ्रॉम दैट पार्ट। या आई थिंक किंग डिमांड कर को तो एनटीए ने गोद ले लिया है, हर बार उससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक खास बात है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है, बिल्कुल जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है ना कि आपको अप्लाई करना है इकोनॉमिक्स इनटू दी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, तो बिल्कुल सेम है। एंड वो यूनिट भी नहीं है, कैन यू इमेजिन, दैट्स नॉट इवन योर यूनिट, बट आपको बहुत ज़्यादा उसको करना पड़ता है। एंड क्वेश्चंस आप ऐसे होते हैं कि या तो आपको आते हैं या बिल्कुल एकदम आपकी हवाइयाँ उड़ा देते हैं। सो ओके, चलिए, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स आई थिंक पेपर 2 में ज़्यादा थे या पेपर 1 में थे, मतलब व्हाट डू यू थिंक? In my first attempt, I was more confident in paper 1, but by the time it was my second attempt, I think it was equal for both of them. एंड व्हाट डू यू थिंक, जैसे मास्टर्स आप कर रहे हैं, मतलब आप फुल टाइम प्रिपरेशन में नहीं है, यू आर ऑल्सो डूइंग योर मास्टर्स, एंड मास्टर्स में जब हम सेमेस्टर बेसिस पे जाते हैं तो बहुत छोटे लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप काम करते हैं, एंड जब आप नेट देते हैं मैनेजमेंट में कोड नंबर 17, तो आप कंप्लीट एक मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं BBA में, MBA में, एंड देन आप उसमें PhD करेंगे, वो पूरा आपको एकदम से निकाल देना होता है उस सब्जेक्ट में। तो वो कैसा रहा आपके लिए? मुझे लगता है आपको एग्जाम में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। Yes, मैनेजमेंट से पेपर देना, इट्स लाइक मैंने 11th-12th में भी आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो UGC नेट मैनेजमेंट बिकम्स लाइक कि 11th से लेके मैंने अपनी BBA में, MBA में जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जैसे सारी चीज़ों का टेस्ट एक साथ एक दिन होने वाला है कि मैंने इतने सालों से क्या पढ़ाया है, पढ़ाई करी है। सो यस, थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है, बट येस, नाउ आई रियली फील हैप्पी कि पिछले कुछ सालों में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो शायद आज थोड़ी वो हेल्प करती है फिर आगे चीज़ें समझने में। आई थिंक ये सारे टॉपर्स का एक कॉमन नोशन है, कॉमन पॉइंट है, एडवाइस कॉमन है कि आपके पास एक अपने नोट्स होने चाहिए, एंड आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में इंडल्ज होने चाहिए। अगर आप सोचो कि आप एकदम स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करोगे एंड आप 2-2 घंटे पढ़ के काम निकाल लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो आप मुझे बताइए, आप ऐसे 6-7 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या फिर ठीक है कर रहे हैं, चल रहा है? नो, 6-7 घंटे तो बहुत ज़्यादा। नाउ विद मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते हैं, अब तो सोशल मीडिया चीज़ें सब कुछ इतनी हो गई है, इतना तो अटेंशन स्पैन ही नहीं रहता अब। बट येस, मैं कोशिश करती थी कि जैसे कॉलेज से आने के बाद रोज़ शाम को थोड़ी देर कोशिश करती थी, कभी कभार हो पाती है, कभी कभार नहीं भी हो पाती ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स, बट येस वीकेंड्स पे कोशिश करो। एंड आई गेस एक होता ना लास्ट टूवर्ड्स द एंड, अगर आप मन में ठान लो ना कि हाँ अब तो करना है, तो फॉर द लास्ट मेरे एक्चुअली दिसंबर में एग्ज़ाम्स थे कॉलेज के, सो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तो ऐसे था कि अब तो सब साइड में, अब बस यही करना है, तो दैट बिकम्स रियली, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, थोड़ा लड़खड़ाओगे भी बीच में। देर आर डेज यू डोंट फील लाइक कि जैसे अब तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज इट, अब तो टाइम ख़राब हो गया, बट देन खुद ही अपने आप को कोशिश करके बिठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है दैट येस
नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, एटलीस्ट आज से तो बेहतरी को पहुंचेंगे कल जब कर लेंगे तो। ब्यूटिफुली सेड निकिता, ब्यूटिफुली सेड। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इवन इफ अगर आप मास्टर्स का एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं और फिर 15 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे या 3 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो एफर्ट आपको काम नहीं आएंगे। आपको वो कछुए वाली चाल ही चलते रहना है। खरगोश तो रुक ही जाएगा एक टाइम बाद आके, एंड वो क्लियर नहीं कर पाएगा लाइन को। तो निकिता, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, और आपके लिए क्या रहे, और स्टूडेंट्स कैसे उनको हटा सकते हैं अपनी लाइफ से? व्हाट वुड यू से? ओके, सो गेमिंग और सोशल मीडिया, ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। बट देन एक आपको ना सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ाई से नहीं होती है, एक प्रिपरेशन आपके माइंडसेट से होती है। अगर आप वो बना लेते हैं कि दिस इज़ समथिंग जो आपकी फ्यूचर लाइफ डिसाइड करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए चीज़ों को लेके, बिकॉज वो आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो उतना भी फिर इंसान नहीं कर पाता। बट देन आपको एक माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। एंड मैं पर्सनली डिस्ट्रैक्शंस के लिए मुझे थोड़ी गेम्स को लेके एडिक्शन है पर्सनली। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी देर मेरे फ़ोन में या मेरी गेम में ऐड आ रही है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर मेरे को पढ़ाई करनी अच्छी लग जाती है तो गेम पढ़ी रह जाती है और मैं पढ़ती रह जाती हूँ। इन द एंड, बिकॉज आपका जो काम है वो गेम तो बनाने नहीं वाला है। यू हैव टू बिकम समथिंग, यू हैव टू अर्न समथिंग। एंड काफी स्टूडेंट बोलते हैं मैम हम तो स्टाइपेंड के लिए पीएचडी कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि जेन्युइनली वी वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। बट इस जर्नी में जब आप चलते चले जाते हैं तो आपको जेन्युइनली समझ आता है कि एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप कितना ज्यादा एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस सोसाइटी में दे सकते हैं। क्योंकि इन द एंड हम लोग सोसाइटी से हैं, एंड बिजनेस में तो कॉन्सेप्ट भी होता है कि बिजनेस सब कुछ सोसाइटी से उठाता है, तो बिजनेस को हैज टू गिव बैक। तो सिमिलरली हमको भी एज अ आप फ्यूचर टीचर्स, आप लोगों को सबको सोसाइटी को वापस करना है, एंड ऐसा टीचर बन के दिखाना है जो एक्चुअली स्टूडेंट बोले अगली बार जाके कि वो बूस्टर बैच हमने मैम से लिया था, या वी वर देयर कि मैम ने हमें गाइड किया। तो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स निकिता? क्या है आपका प्लान, क्या सोच रहे हैं? सो फॉर नाउ मैं कोशिश कर रही हूँ अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में कि JRF हो जाए विद गॉड्स ग्रेस। एंड मैम की फिर आगे विशेस और प्रिपरेशन तो मेरे साथ है ही। एंड बाकी आई प्लान टू डू PhD एज वेल इन फ्यूचर, सो लेट्स सी वेयर दिस जर्नी टेक्स मी। यू आर स्टिल परस्यूइंग योर मास्टर्स, सो उस पूरे मास्टर्स कंप्लीशन में आपका JRF हो जाएगा, एंड 100% हो जाएगा विद सच विल एंड कंसिस्टेंसी। देयर इज नो स्टॉपेज, देयर इज नो ब्लॉकेज। कोई जो आपको रोकने वाला है वो बना ही नहीं है, बिकॉज आप ही खुद को रोक सकते हैं। अगर आप खुद को नहीं रोक रहे हैं, यू गोना reach the milestones, right? So I think this is it for today. Itna beautiful interview with such beautiful line and such chotu si age is something very commendable, and I want everybody out there to listen to this interview so that आपको समझ आए कि चीज़ें इतनी hard नहीं है, हमें धीरे धीरे करते चले जाना है। So I think thank you so much Nikita, and congratulations once again. So पढ़ते रहो और आने वाले वक्त में पढ़ाते रहो। हाँ जी, थैंक यू मैम।